हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो साइंस और जो प्रौद्योगिकी है या फिर टेक्नोलॉजी का एमसीक्यू आता है, चाहे आप सीजीपीएससी का दें या सीजी व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम दें, तो उसमें ये जो पोर्शन है आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगभग दिख जाता है। तो उसी का हम आज एमसीक्यू करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद 2-3 वीडियोस और मिल जाएगी इसी एमसीक्यू फॉर्मेट में। बाकी हम डिटेल में तो वीडियोस लाएंगे ही। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। वीडियो देखने के साथ साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये सोनार है क्या चीज़? तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जो नौ संचालक होते हैं वो महासागर वगैरह में जब वो लोग जाते हैं, तो मान लीजिए नीचे में कोई वस्तु है, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए ना एक उच्च आवृत्ति की वो पराश्रव्य तरंग छोड़ते हैं, जो नीचे गहराई में महासागरों की गहराई में जाता है। और ये जो तरंगे होती है, उस जो एग्जैक्ट लोकेशन में कोई वस्तु होती है उससे टकरा कर एक ना प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ओके, प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें पता चल जाता है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन है क्या चीज़। ओके, तो यही है सोनार का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब नापने का यंत्र है। तो इसका तो आंसर बच्चा बच्चा को पता होता है ना, तो आपको भी पता ही होगा। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्फेग्मोमैनोमीटर। इसी के द्वारा ब्लड, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी या रक्तदाब, इसी को बोला जाता है। और इसी से हम नापते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर से इसकी जांच किया जाता है, मतलब नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रडार उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और जो ऑप्शन डी है वो है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे होंगे, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, रडार का। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको और कुछ जानकारी बता दूं। ये भी जो हमने ऊपर में जैसे सोनार पढ़ा, उसी प्रकार का ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा क्या करते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी वस्तुओं की स्थिति या ऊंचाई या दिशा या उसकी गति को हम नाप लेते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक का सूची 2 से शामिल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये। ओके, इसमें एनीमोमीटर के सामने भूकंप है, सिस्मोग्राफ के सामने वायुमंडलीय दाब है, बैरोग्राफ के सामने वायु वेग है और हाइग्रोमीटर के सामने आर्द्रता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऐसे कूट वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलता होगा, चाहे आप सीजीपीएससी की एग्ज़ाम दें या सीजी व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम दें। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका आपको दिख रहा होगा कूट। तो कूट को आप बाद में अपना मैच कर लीजिएगा, मैं इसका फिलहाल आंसर बताते जाता हूँ। ओके, तो एनीमोमीटर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा। तो ए का इसका सही जवाब है, तो वायु वेग को हम नापते हैं एनीमोमीटर से। ओके, इसीलिए ए का 3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ए का 3 आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाय द वे, मैं इसको फिर एक बार बता देता हूँ पूरा। जो सिस्मोग्राफ है वो क्या चीज़ शो करता है? तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को जानते हैं। और
बैरोग्राफ। बैरोग्राफ आप देख पा रहे होंगे, ये है वायुमंडलीय दाब को बताता है, इसीलिए इसका जो है सी का दूसरा नंबर होगा। अब बच गया हाइग्रोमीटर। तो ये हाइग्रोमीटर है, ये आर्द्रता को शो करता है, इसीलिए इसका चौथा वाला का चौथा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी है बुद्धगुप्त और ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त के कालीन के बाद जो काल था, उस काल के ये गणितज्ञ थे और खगोलशास्त्री भी थे। इन्होंने अपना ब्रह्म सिद्धांत की रचना की था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम ब्रह्म सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम यह भी बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़ा नहीं रह सकते क्योंकि? तो ऑप्शंस हैं, गुरुत्व नहीं रहता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता है। इसीलिए चलिए इसका हम एक्सप्लेन अगर करें तो अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं रह पाते हैं। ओके, जब कम गुरुत्व होता है तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका जो पेशी जो होता है और जिसको हम मसल्स बोलते हैं, और जो बोन होता है उसका घनत्व की मतलब कमी हो जाता है। ओके, घनत्व है वो उसमें कमी आ जाती है, इसीलिए जो उन लोग सीधा नहीं रह पाते हैं। और मतलब उससे अस्थि जो घनत्व है, जो हमारी बोन डेंसिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और इसीलिए जो हमारी हड्डियां है वो भी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए सीधा नहीं रह पाते। लेकिन मेन वजह है वो है गुरुत्व वहाँ पे नहीं होता। ओके, मानव शरीर का भार होता है ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर अधिक होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के हर एक जगह पर समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर बहुत अधिकतम मतलब ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ओके, गुरुत्वीय त्वरण का भूकंप रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण जो पिंड होता है या वस्तु होता है उसका भार भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होती है। ओके, और ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो भूमध्य रेखा हम किसको बोलते हैं? विषुवत को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा है वहाँ पे सबसे कम होता है, और जो ध्रुव होता है वहाँ पे सबसे अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट वन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए है, चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करती है, और ऑप्शन नंबर डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, वैसे हम देखें तो हमारा जो कृत्रिम उपग्रह होता है इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला अगर हम बोलें तो केंद्रीय बल बोलते हैं, और दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रक्षोभ बल। ओके, तो जो केंद्रीय बल होता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ओके, एक्चुअल में जो पृथ्वी के जो चारों ओर या गोलाकार में जो बल लगता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, जिसके कारण जो पृथ्वी है जिसके कारण उपग्रह है वो अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा जो दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। ओके, और इसीलिए जो उपग्रह है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं।
कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, रडार द्वारा, सोनार के द्वारा या पल्सर के द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स आपने भी कभी सोचा होगा कि जो हमारा पृथ्वी से जब हम उपग्रह लॉन्च करते हैं तो उसको हम आखिर कैसे सुस्पष्टता से मतलब एकदम क्लियरिटी से हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए एक प्रभाव है जिसको हम जानते हैं डॉपलर प्रभाव के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो इसके बारे में हम बात करें तो यह एक ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। ओके, इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रैकिंग ट्रांसमीटर, और नीचे में रिसीवर होता है। इसके द्वारा हम उसको ऑपरेट करते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। ओके, जो द्रव बूंद है वो संकुचित होकर एकदम छोटे से छोटा बनने की कोशिश जो करती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी है श्यानता, ऑप्शन नंबर सी है घनत्व और ऑप्शन नंबर डी है वाष्प दाब। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही किसी भी द्रव का एक स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करती है। ओके, इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इस एमसीक्यू का जो सेशन है इसमें इतना ही। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे तेल जल के तल पर फैल जाता है। आखिर क्यों फैलता है आपने देखा होगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, या तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, या जो तेल का तल तनाव है वो पानी से कम होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो तेल का तल तनाव है वो पानी से कम होता है। ओके, ऑप्शन डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगर हम इसको विज्ञान की या थोड़ा परिभाषिक रूप से बोले तो तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी की अपेक्षा कम होता है। ओके, इसीलिए जो तेल है वो जल के ऊपरी भाग में या हम जिसको तल बोलते हैं उस पर फैल जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन है नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में या हरा प्रकाश में। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि किसी भी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो उसका ऊर्जा कम होगा। जस्ट ये उल्टा चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसका जो है हम देखें इन चारों कलर्स में तो जो सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है वो होगी नीले रंग की और जो सबसे कम होगी वो होगी पीले रंग की। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। अगर जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसका ऊर्जा कम होगा और जिसका ऊर्जा कम है और जिसका ऊर्जा अधिक है उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। आई होप के समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है? ऑप्शंस हैं आप देख पा रहे होंगे जिसको स्वच्छ मंडल बोला जाता है, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। इन ऑप्शंस को देख के मुझे नहीं लगता कि आप इसको सही जवाब, बहुत कम लोग ही इसका सही जवाब दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा मैंने एकदम प्योर हिंदी में लिख दिया है। तो फिलहाल इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, दृष्टिपटल। तो आप बोलेंगे कि हमने तो पढ़ा था इसका जो है जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है। हाँ तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि रेटिना को ही हम दृष्टिपटल बोलते हैं हिंदी में। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आप देख पा रहे होंगे 100 सेंटीग्रेड ताप वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम 100 सेंटीग्रेड का भाप लें और 100 सेंटीग्रेड का पानी लें तो उसमें से जो 100 सेंटीग्रेड ताप वाला जो वाष्प होगा या भाप होगा वो ज़्यादा जलन पैदा क्यों करती है?
पानी के अपेक्षा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। इसीलिए जब हम बराबर दोनों टेम्परेचर रहेगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर रहेगा, मतलब 100 डिग्री रहेगा, तो अगर हम इसके द्रव्यमान के या फिर ऊर्जा के हिसाब से देखें तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा, जैसे हम एक बार बता दें कि 100 सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा की जो विद्यमान रहती है, इसीलिए। ओके, तो 100 सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। ओके, अगर हम 1 ग्राम पानी लें या जल लें और 1 ग्राम वाष्प लें, तो जो वाष्प वाली होती है 1 ग्राम में, तो जितना जल में होगा उससे 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होता है भाप में, इसीलिए वो हमें ज़्यादा जलन महसूस कराती है। ओके, आई होप कि आपने समझ गया होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, थर्मस फ्लास्क में काफ़ी लंबे समय तक कोई तरल ठंडा या गर्म रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई प्राप्ति या हानि नहीं होती है। ये किसके द्वारा ये संभव है? ऑप्शन है संचालन, संवहन एवं विकिरण, या दोनों, ए या बी दोनों, और ऑप्शन हैं इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये दोनों के वजह से ही होता है, क्योंकि जब हम इसमें हम देखें तो थर्मस फ्लास्क में 2 परत होता है और दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, मतलब वहाँ पे वायु या किसी भी प्रकार का साधन नहीं होता, और इसीलिए न तो संवहन होता है और न ही विकिरण हो पाता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।